हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, आज से हम वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट अभी 1000 सब्सक्राइबर का है, तो प्लीज़ आप सबका इस समय सहयोग चाहिए। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलस और एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठें। तो जैसे जैसे लोकेशंस हम बताते जाएंगे उसको आप अपने एटलस में नोट डाउन करते हुए जाएंगे। जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, चाहे तो आप मैप में ही नोट डाउन कर सकते हैं या अलग नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप। हम फिजिकल मैप देखेंगे। कोई भी लोकेशन अगर देखनी होगी तभी हम पॉलिटिकल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ हमारा फिजिकल मैप से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो पहले हम मैप करने से पहले पूरे नॉर्थ अमेरिका का हम पूरे एक राउंड चक्कर लगाएंगे, बाहर का आउटलाइन मैप देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बेरिंग सी से। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं लोकेशन बताता जाऊँगा आप सेम टाइम पे अपने मैप में देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरिंग सी है, बेरिंग सी से हम एंटर करेंगे डेविस स्टेट में। डेविस स्टेट से हम आगे बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे ब्यूफोर्ट सी पे। यह है ब्यूफोर्ट सी। उसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड और यहाँ पर है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा हमें बैफिन आइलैंड और वहीं दिखेगा बैफिन बे। उसके बाद देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे तो डेविस स्टेट, और डेविस स्टेट और बैफिन बे के राइट साइड में है देखेंगे ग्रीनलैंड। ये सबसे बड़ा आइलैंड है और इस पर डेनमार्क का कब्जा है, डेनमार्क। ठीक है, थोड़ा सा डेविस स्टेट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा हमें लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी के लेफ़्ट में आएंगे चलेंगे तो हमें दिखेगा हडसन स्टेट। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा हडसन बे। हडसन बे के नीचे है जस्ट बेल्चर आइलैंड। ठीक है, और उससे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो जेम्स बे। ये लोकेशन हम देखेंगे। फिर से देख लेते हैं। बेरिंग सी है, बेरिंग सी को क्रॉस करेंगे हम डेविस स्टेट से, पहुँचेंगे ब्यूफोर्ट सी में। ब्यूफोर्ट सी से देखेंगे तो बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और यहीं पर उसके राइट साइड में है बैफिन आइलैंड और बैफिन बे। उसके बाद डेविस स्टेट से क्रॉस करते हुए पहुंचेंगे लेब्राडोर सी में। लेब्राडोर सी के लेफ्ट में है हडसन स्टेट, और हडसन स्टेट से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हडसन बे मिलेगा। वहीं पर है बेल्चर आइलैंड और उसके जस्ट नीचे है जेम्स बे। चलेंगे नीचे की तरफ। फिर जेम्स बे से जैसे ही बाहर निकलेंगे, जेम्स बे से जैसे ही बाहर निकलेंगे हडसन स्टेट से होते हुए, लेब्राडोर से होते हुए, फिर आ जाएंगे हम स्टेट ऑफ बेलीज़ पे। स्टेट ऑफ बेलीज़, उसी के जस्ट राइट साइड में है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। उसी के जस्ट नीचे है गल्फ ऑफ लॉरेंस। फिर वहीं जस्ट उसके बगल में है सेंट लॉरेंस स्टेट है, ये स्टेट ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे तो नोवा स्कोटिया आइलैंड है। उसी के जस्ट बगल में है बे ऑफ फंडी। आपको सिर्फ लोकेशन देखते हुए चलना है, फिर बाद में इसके डिटेल हम करेंगे। बे ऑफ फंडी से नीचे आएंगे तो केप कॉड, फिर नीचे लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है केप चार्ल्स। ठीक है, केप चार्ल्स। उसके नीचे देखेंगे केप हैट्रास। बढ़ेंगे नीचे की तरफ, केप हैट्रास तक हम पहुँच गए हैं। फिर चलेंगे केप हैट्रास से और नीचे की तरफ। केप हैट्रास से जब नीचे आएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा सारगैसो सी, अटलांटिक ओशियन में। ठीक, फिर नीचे की तरफ चलेंगे तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, और ये है हमारा फ्लोरिडा पेनिनसुला, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। राइट साइड में देखेंगे क्यूबा, और यहाँ पर है हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, छोटे छोटे देश हैं। तो हैती, ये है हैती और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। इन दोनों को मिला के कहते हैं इसको हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला। इन दोनों को मिला के कहते हैं हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक को। ठीक है, फिर वहाँ से एंटर करेंगे तो हम पहुँचेंगे राइट साइड, लेफ़्ट साइड में कैरेबियन सी में। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा को जैसे ही हम लेफ़्ट साइड से क्रॉस करते हुए आएंगे तो हमें मिलेगा गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो क्यूबा और यूकाटन पेनिनसुला को अलग करता है कौन? यूकाटन चैनल। यह है यूकाटन चैनल। तो हम इधर से अगर यूकाटन चैनल से आएंगे तो भी हम कैरेबियन सी में पहुँचेंगे, और अगर क्यूबा और हैती के बीच से हम आना चाहेंगे तो यहाँ पर है विंड वर्ड पैसेज।
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंड वार्ड पैसेज, ये क्यूबा और हैती के बीच में। अगर यहाँ से एंटर करेंगे तो भी हम पहुँच जाएंगे कैरिबियन सी में। एक रास्ता और है, अगर हम डोमिनिकन रिपब्लिक, यह है डोमिनिकन रिपब्लिक और सान जुआन, इन दोनों के बीच से आना चाहेंगे तो मोना पैसेज को पार करते हुए हम तब भी कैरिबियन सी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे कैरिबियन सी में। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखेंगे, कैरिबियन सी से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें डैरिन गल्फ़। डैरिन गल्फ़, वहीं पे है हमारा पनामा कैनाल और यहीं पे है पनामा सिटी। ठीक है, तो डैरिन गल्फ़ और पनामा सिटी, ठीक है, उसके जस्ट बगल में है पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल को क्रॉस जैसे ही करेंगे तो जैसे ही हम प्रशांत महासागर की तरफ, इस तरफ प्रशांत महासागर है, ऊपर हमारा अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो पनामा कैनाल से जैसे ही एंटर करेंगे हम पैसिफिक ओशियन में तो जस्ट बगल में है गल्फ़ ऑफ पनामा। ठीक है, मैप में मेरा कट गया है तो आप देख लीजिएगा अपने मैप में, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये है गल्फ़ ऑफ पनामा। ठीक है, गल्फ़ ऑफ पनामा से जैसे ही प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बहुत न्यू लोकेशंस नहीं है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट ऊपर की तरफ। यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए आएंगे, यहाँ डायरेक्ट, यहाँ हमें गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलेगा, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, और यहीं पर है कैलिफोर्निया पेनिनसुला। ये दो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हो गई। फिर हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा वैंकूवर आइलैंड। ये है वैंकूवर आइलैंड, और उसी के जस्ट नीचे है स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फूका। ठीक है, और वैंकूवर आइलैंड के जस्ट ऊपर देखेंगे तो हमें मिलेगा होकाइटो स्ट्रेट। उसी के लेफ़्ट साइड में है क्वीन चार्लेटो आइलैंड, और यहाँ पर है अलेक्जेंडर आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो, ये छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप समूह हैं। ठीक है, और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अलेक्जेंडर, तो इसी के नाम पे रख दिया गया है अलेक्जेंडर आर्कीपेलगो। तो आर्कीपेलगो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा गल्फ़ ऑफ अलास्का। उसके बाद है कोडैक आइलैंड, और कोडैक आइलैंड से जस्ट ऊपर की तरफ देखेंगे तो अल्यूशियन आइलैंड, अल्यूशियन आइलैंड। ठीक है, अब वहाँ से हम एक पैसेज के थ्रू पास होते हुए वापस हम बेरिंग सी में पहुँच जाएंगे। हमने यहीं से स्टार्ट किया था, पूरा क्लॉकवाइज घूमते हुए वापस बेरिंग सी में पहुंच गए। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका का पूरा आउटलाइन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिटेल इसकी। तो ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे डिटेल भी। देखिए, ऊपर है हमारी सबसे पहले ब्रुक्स रेंज। सबसे पहले हम रेंज देखते हुए चलेंगे। ब्रुक्स रेंज, ये है अलास्का रेंज। यहाँ पर है मैकेंजी रेंज जस्ट नीचे। अलास्का रेंज के बाद आ जाएंगे कोस्ट रेंज, सबसे पूर्वी किनारे पर है कोस्ट रेंज, और इसका विस्तार ये नीचे तक पूरा है। ठीक है, उसके बाद है कास्केड रेंज, ये कास्केड रेंज हो गई। कास्केड रेंज के बाद है ये रॉकी माउंटेन, पूरा नीचे तक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, रॉकी माउंटेन। फिर उसके बाद आ जाएंगे सियरा नेवादा, ये है सियरा नेवादा। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। अब ये दोनों नाम सेम है, बस ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल है। तो ईस्टर्न साइड को हम कहते हैं ओरिएंटल। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड है ना, तो सियरा माद्रे ओरिएंटल ईस्टर्न साइड है, और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल ये है हमारा वेस्टर्न साइड पे। बस इतना ध्यान रखना है, पूछा हुआ है पेपर में, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा ये मैक्सिकन प्लेट्यू, ये है मैक्सिकन प्लेट्यू पठार। ठीक है, पठार हम पूरा देख ही लेते हैं ऊपर से एक बार पठारों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज। ठीक है, यहाँ पर है यूकॉन पठार, यूकॉन पठार यहाँ पे लिखा हुआ है यूकॉन पठार या प्लेट्यू। उसके बाद हम देखेंगे कोस्ट रेंज और मैकेंजी रेंज के बीच में और रॉकी माउंटेन के जस्ट ऊपर है ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया पठार हो गया ये। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा कोलंबिया प्लेट, कोलंबिया प्लेट, इसको कोलंबिया स्नेक प्लेट भी कहते हैं, कोलंबिया स्नेक प्लेट। ठीक है, कोलंबिया स्नेक पठार।
अब स्नेक इसलिए ऐड कर दें, यहीं से पास से जो है ये देखिए स्नेक नदी निकल रही है, बाद में हम देखेंगे इसके बारे में, तो इसलिए इसका नाम कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू पड़ गया। वैसे कोलंबिया प्लेट्यू भी कहेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर है ग्रेट बेसिन, सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में है ग्रेट बेसिन, और उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे कोलोराडो प्लेट्यू, और सबसे नीचे हमारा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच में है मैक्सिकन पठार। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट पठार। ठीक है, पठार की जानकारी हो गई। हमने क्या पढ़ा, जो है बाहर का आउटलाइन मैप देखा, हमने महत्वपूर्ण जो है रेंज देखी, और रेंज के बाद में हमने देखा महत्वपूर्ण अंतरा पर्वतीय पठार जो हैं। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, अगर आपको इसके बारे में नोट डाउन करते हुए चलना है तो आप ये लिख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय प्रदेश, ये पश्चिम तटीय प्रदेश हैं, इन पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा। यह है पश्चिमी, और ये हो गया कार्डिलेरा। ये जितना भी हमने देखा, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी, कोस्ट रेंज, रॉकी माउंटेन, सियरा नेवादा, ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, ये सब हमारा पश्चिमी कार्डिलेरा का पार्ट है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सियरा नेवादा जो है, ये यहाँ पर ये सियरा नेवादा आप देख रहे हैं, ये सियरा नेवादा, ठीक है, ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। इसके अलावा जितनी भी हमारे माउंटेन्स हैं या रेंज हैं वो सारे हमारे फोल्डेड हैं, ठीक है, बाकी सारे जो है वो फोल्डेड या मोड़दार पर्वत हैं। ठीक है, चाहे उसमें जो है ब्रुक्स रेंज हो, अलास्का रेंज हो, रॉकी माउंटेन हो, कोस्ट रेंज हो, ये सारे हमारे फोल्डेड माउंटेन हैं। और इन सब में भी सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया फोल्डेड माउंटेन कौन है, रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन की एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये औसत ऊंचाई और लंबाई इस सब पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ज़्यादा रॉकी माउंटेन की है। ठीक है, तो ये हो गई माउंटेन्स की जानकारी। पठार हमने कर लिए। अब एक जानकारी ये है कि कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू जो है, ये हमारा कोलंबिया प्लेट्यू जो है, ये कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है, ये कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू जो है पठार, इसके बारे में ये जानकारी है कि ये जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बना हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ की ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है तो यहाँ की चट्टानें कैसी होंगी, बेसाल्टिक होंगी। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है ये कोलंबिया का पठार, बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, आप बस नोट डाउन करते हुए चलिए, मैं लिख रहा हूँ। और मैक्सिकन प्लेट्यू की अगर बात करें तो इसके बारे में एक जानकारी आप नोट डाउन कर सकते हैं मैक्सिकन प्लेट्यू के बारे में, कि ये विश्व में चांदी के भंडार के लिए बहुत फेमस है। विश्व स्तर पर चांदी के भंडार के लिए, चांदी का भंडार मैक्सिकन पठार में सबसे ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसका नाम है चिनहुआ। ये एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर चांदी का जो है उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्लेस है, चिनहुआ मैक्सिको में। ठीक है, ये हो गई हमारी जानकारी पठार। अब हमने आउटलाइन किया, रेंज की, पठार किए। अब हम करेंगे उन पठारों जो रेंज हैं हमारी, उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में। ठीक है, कौन सी रेंज सबसे ऊंची है। देखिए, यूएसए के जो कैलिफोर्निया में स्थित हैं, देखिए अलास्का रेंज की चोटी है एक माउंट मैकेलनी, ये अलास्का रेंज है, और यहीं पे है माउंट मैकेलनी। ये माउंट मैकेलनी के बारे में ये है कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे कोस्ट रेंज की चोटी है एक माउंट लोगन। ये कोस्ट रेंज देख रहे हैं आप, ये कोस्ट रेंज की चोटी है माउंट लोगन। ठीक है, ये कनाडा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट है। ठीक, अब पहुंचते हैं हम माउंट रेनियर। यहाँ पर देखेंगे माउंट रेनियर, ये कास्केड रेंज की जो है सर्वोच्च चोटी है, कास्केड रेंज की। ठीक है, और एक चोटी है सियरा नेवादा, ये यहाँ पर है सियरा नेवादा। ठीक है, ये सियरा नेवादा है, और यहाँ की एक चोटी है माउंट रेनियर। ठीक है, ये कास्केड रेंज की हो गई माउंट रेनियर, और सियरा नेवादा की चोटी है माउंट विटनी। सियरा नेवादा पे एक चोटी है माउंट विटनी जो कैलिफोर्निया में स्थित है और यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक, अब आ जाएंगे रॉकी माउंटेन पे। तो रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यह है रॉकी माउंटेन।
और ये रहा माउंट एल्बर्ट। ठीक है, तो रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एल्बर्ट। और पश्चिमी कार्डलेरा में ये बता चुके हैं कि रॉकी माउंटेन जो है सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है, जिसकी औसत लंबाई और औसत ऊंचाई बाकी सारी पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा, अब उसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे नवीनतम कौन सी है, और इनका क्रम लगाने को पूछ सकता है। तो हम पूरा क्रम ही देख लेते हैं। ये है पश्चिमी भाग नॉर्थ अमेरिका का, ये वेस्टर्न भाग है और ये ईस्टर्न भाग है। ठीक है, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा पड़ेगा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन पड़ेगा। उसके बाद हमारा पड़ेगा कोस्ट रेंज, ये है कोस्ट रेंज। ठीक है, देखिए कोस्ट रेंज यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, ये पूरा इधर से नीचे तक ट्रेवल कर रहा है कोस्ट रेंज। ठीक है, ये कोस्ट रेंज हो गया। कोस्ट रेंज के बाद आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे सियरा नेवादा में, सियरा नेवादा। ठीक है, और सियरा नेवादा और कोस्ट रेंज के बीच में है डेथ वैली। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कोस्ट रेंज और सियरा नेवादा के बीच में है डेथ वैली। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सबसे निचला स्थान है, ये सबसे निचला स्थान है पूरे अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का निचला स्थान है और सबसे गर्म है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई डेथ वैली की। दूसरी, उसके बाद सियरा नेवादा के बाद आ जाएगा ग्रेट बेसिन। ठीक है, ग्रेट बेसिन के बाद आ जाएंगे तो रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के बाद देखेंगे तो इंटीरियर हाईलैंड। ठीक है, ये ग्रेट प्लेन्स देख रहे हैं आप, ये इंटीरियर हाईलैंड का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे सेंट्रल प्लेन्स, यानी सेंट्रल प्लेन्स या सेंट्रल लोलैंड, इसको हम सेंट्रल लोलैंड भी कहते हैं, लोलैंड। ये हो गई। उसके बाद आ जाएंगे अपलेशियन माउंटेन, ये है अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन के बाद आ जाएंगे तो ये है हमारा अटलांटिक कोस्ट, ये अटलांटिक कोस्ट, और उसके बाद अटलांटिक ओशियन। तो ये हो गया हमारा क्रम। फिर से देख लेते हैं, पैसिफिक ओशियन, कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज के बाद सियरा नेवादा, इन दोनों के बीच में हमारी डेथ वैली है। फिर आ जाएंगे ग्रेट बेसिन पठार पे। उसके बाद है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के जस्ट बाद क्या आएगा हमारा ग्रेट प्लेन्स, यानी इंटीरियर हाईलैंड, हाईलैंड, इसको हाईलैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे सेंट्रल प्लेन्स पे, यानी कि लोलैंड, ये लोलैंड हो गया। उसके बाद आ जाएंगे हम अपलेशियन माउंटेन पर। अपलेशियन माउंटेन के बाद अटलांटिक कोस्ट, और अटलांटिक कोस्ट के बाद हमारा अटलांटिक ओशियन। अब चाहे आपका ईस्ट से वेस्ट पूछे या वेस्ट से ईस्ट पहुँचे, आप आराम से इनका क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखेंगे कि कैलिफोर्निया की जो सेंट्रल वैली है वो कोस्ट रेंज और सियरा नेवादा माउंटेन के बीच में है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली, ठीक है, वो कोस्ट रेंज और सियरा नेवादा इन दोनों के बीच में है। और यह क्षेत्र जो है ये भूमध्य सागरीय, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती हैं। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ भी पाई जाएगी वो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। चाहे जहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु किसी भी कॉन्टिनेंट में पाई जाएगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी यही होगी कि वहाँ रसदार फल मिलेंगे और कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल जगह फिर वहाँ होगी। अब आते हैं रॉकी माउंटेन के जो पर्वतपति पठार हैं, रॉकी माउंटेन है, इसका पर्वतपति पठार जो है इसको इंटीरियर हाईलैंड कह रहे हैं ना, ये इंटीरियर हाईलैंड का पार्ट। ठीक है, ये पर्वतपति पठार है और ये इंटीरियर हाईलैंड है। ठीक है, इसकी आंतरिक भूमि जो है आंतरिक उच्च भूमि कहते हैं, इंटीरियर हाईलैंड। ठीक है, जो सेंट्रल लोलैंड और अपलेशियन पर्वत से अलग करता है। ठीक, तो ये अपलेशियन माउंटेन है, अपलेशियन माउंटेन। अब इसका विस्तार कहाँ है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कनाडा तक है, कनाडा, ये कनाडा तक है। और कनाडा का एक प्लेस है क्यूबेक, क्यूबेक। ठीक है, और ये नीचे का पार्ट जो है हमारा ये यूएसए का है ना, ये विस्तार है यूएसए से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है अपलेशियन माउंटेन। तो कनाडा के एक पर्टिकुलर जगह क्यूबेक तक ये फैला हुआ है, और यूएसए तक जहाँ फैला हुआ है उसका नाम क्या है, बर्मिंघम, बर्मिंघम। तो अपलेशियन पर्वत का विस्तार कभी पूछे तो कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक अपलेशियन माउंटेन का विस्तार है, और ये प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। अपलेशियन माउंटेन प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अब आ जाएंगे माउंट मिचेल। ये यहाँ पर देखिए अपलेशियन माउंटेन के पास माउंट है मिचेल, माउंट मिचेल अपलेशियन माउंटेन पर।
इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मिचेल। ठीक, ये अपलेशियन है और ये उसकी चोटी है माउंट मिचेल, ये सबसे ऊंची चोटी है। अब हाइट देखेंगे तो आप 2037 है सिर्फ, लेकिन ये भी तो सोचिए सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, धीरे धीरे इसका क्षरण हो ही रहा है कंटिन्यू, तो ऊंची चोटी कहाँ से रह पाएगी। तो उसके बावजूद ये अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल। दूसरी बात क्या है कि अपलेशियन पर्वत जो है इसके पूर्व में यहाँ पर देखेंगे आप, तो इस यहाँ पर जो है इसको फॉल लाइन कहते हैं, फॉल लाइन। अब फॉल लाइन इसको क्यों कहते हैं कि इधर से जितनी भी नदियाँ आके निकलती हैं अटलांटिक ओशियन की तरफ, तो यहाँ पर जलप्रपात बनाती हैं। अब जलप्रपात बनाएंगी तो एक और वहाँ पे उद्योग विकसित होने का चांस रहेगा। वो कौन सा कि वहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा का जो है सबसे ज़्यादा विकास होगा। तो अपलेशियन माउंटेन पर यहाँ पर फॉल लाइन है। फॉल लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारी नदियाँ आके जलप्रपात बनाती हैं और जलप्रपात यहाँ बनता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा का विकास सबसे ज़्यादा यहीं हुआ है पूरे अमेरिका में। ठीक है, ये हो गई जानकारी अपलेशियन के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने किया, रेंज कर ली, हमने पठार कर लिए। पठार के बाद हमने कर लिया कि जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। इतना करने के बाद अब हम करेंगे लेक्स के बारे में। ठीक है, देखते हैं लेक्स महत्वपूर्ण कौन सी हैं नॉर्थ अमेरिका में। देखिए, ये है ग्रेट बियर, इनको हम कहते हैं द ग्रेट 5 लेक्स। इसमें कौन कौन सी हैं, तो इसमें आ जाती है लेक सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो। इतनी लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रेट बियर लेक ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई क्योंकि 66.5 डिग्री जो आर्कटिक वृत्त है वो इसके बीचों बीच से जा रहा है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। ग्रेट बियर लेक के ऊपर से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त गुजरता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अगर पूछें तो ये सारी आ जाएंगी उसमें, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, ये सारी, और विनीपेग, ये सब उसी में आ जाएगा। अब ये विनीपेग क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व के गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये जो हमारी ग्रेट बियर लेक है, इसके बारे में तो पता चल गया आपके कि ये आर्कटिक वृत्त इसके ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ग्रेट स्लेव के बारे में। ये ग्रेट स्लेव है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है यहाँ पर एक टेरिटरी। ठीक है, इसकी राजधानी है येलो नाइफ, वो इसी के पास है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है द ग्रेट स्लेव। जो है येलो नाइफ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी है येलो नाइफ, जो ग्रेट स्लेव के पास है। अब उसके बाद आ जाते हैं, इसी झील के किनारे जो है मैंटोवा प्रांत की राजधानी विनीपेग। ठीक है, मैंटोवा राजधानी विनीपेग के तट पर अवस्थित है। यह है विनीपेग, और यहाँ पर क्या है, मैंटोवा प्रांत की राजधानी विनीपेग है, और वो इसी झील के किनारे हैं। और ये झील किस लिए फेमस है, और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए, तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं ग्रेट 5 लेक्स के बारे में, जो परीक्षा में आपके हमेशा पूछा ही जाता है। तो इसमें क्या, देखिए लेक सुपीरियर, इसमें देखेंगे लेक सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो, इनके बारे में जानेंगे। तो पहले तो इसका क्रम आप जान लीजिए, या आरोही क्रम, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा सुपीरियर हो गया, फिर आ जाएगी हुरॉन, फिर है मिशिगन, फिर है एरी और फिर है ओंटारियो। ठीक है, और क्लियर लिख देता हूँ, सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो, ये हमारा क्षेत्रफल के आधार पर क्रम है। सबसे बड़ी हो गई सुपीरियर, सेकंड नंबर पे हुरॉन, थर्ड पे हो गई मिशिगन, फोर्थ पे एरी और पाँचवें नंबर पे ओंटारियो। ये क्रम है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े से छोटे की तरफ। अब सुपीरियर और हुरॉन को जोड़ता है सू कैनाल। ठीक है, ऐसे जोड़ेगा ना, सुपीरियर और हुरॉन को जोड़ेगा सू कैनाल। अब ये माउंट मिशिगन है, ये अलग है। अब एरी और ओंटारियो को देखेंगे, एरी और ओंटारियो को जोड़ता है कौन, वेल एंड कैनाल। एरी और ओंटारियो को जोड़ने वाली है वेलैंड कैनाल, और सुपीरियर और हुरॉन को जोड़ता है सू कैनाल। और जानेंगे इसके बारे में।
देखिए ये जो ग्रेट 5 लेक्स हैं, द ग्रेट 5 लेक्स जिसे कहते हैं, इनमें मिशिगन को छोड़ के, ये मिशिगन ये टोटली जो है ये यूएसए में है। उसके अलावा जितनी भी है सुपीरियर, हुरॉन, एरी और ओंटारियो, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से यूएसए में सिर्फ मिशिगन है, उसके अलावा बाकी चारों जो हैं सुपीरियर, हुरॉन, एरी और ओंटारियो वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। बढ़ते हैं आगे, तो देखेंगे कि सुपीरियर झील जो है वो कैस्पियन सागर के बाद विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर जो है कैस्पियन के बाद सबसे बड़ी झील है। लेकिन अगर मीठे पानी की बात करेंगे तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। ठीक है, अब यह झील सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। ठीक है, अभी हमने देखा ये बीच वाला पार्ट इंटीरियर हाईलैंड है ना, इंटीरियर हाईलैंड, तो ये उच्च भूमि पर अवस्थित है। और उच्च भूमि में अवस्थित होने के कारण क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ गई, यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार बहुत हैं। ठीक है, यहाँ पर लेक सुपीरियर के पास हाईलैंड है, हाईलैंड के पास लेक सुपीरियर है, और ये हाईलैंड जो है लौह अयस्क भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही सुपीरियर झील के पास अगर आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको एक प्लेस दिखेगा जिसका नाम है डुलुथ। अक्सर पेपर में पूछा जाता है डुलुथ। तो डुलुथ में लौह इस्पात उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, अब सुपीरियर झील को हुरॉन से जोड़ने वाला कैनाल सू कैनाल हो गया, ये आपको पता है। अब इस नहर के पास ही, सू नहर के पास ही सू कैनाल है ना, इस नहर के पास ही कनाडा के सॉल्ट सेंट मैरी बंदरगाह है। ठीक है, कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है सॉल्ट सेंट मैरी बंदरगाह, तो किस नहर पे है, सू कैनाल पे। ठीक है, अब हुरॉन के बारे में जाए, हुरॉन झील के उत्तर में, ये हुरॉन है इस झील के उत्तर में, उत्तर में देखेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट सेंट मैरी बंदरगाह हो गया वहाँ पे। और हुरॉन के उत्तर में कनाडा के सडबरी, कनाडा के सडबरी, यहाँ पर है सडबरी, एक सेकेंड, SUD सडबरी। ठीक है, सडबरी विश्व स्तर पर निकिल उत्पादन के लिए फेमस है। तो हुरॉन के पास है एक जगह जिसका नाम है सडबरी, जो निकेल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर कॉपर और प्लेटिनम भी मिलता है। ठीक, अब देखेंगे मिशिगन झील पे, तो मिशिगन झील के तट पर अवस्थित है गैरी और शिकागो, गैरी और शिकागो, शिकागो। ठीक है, ये दो प्लेस हैं गैरी और शिकागो। अब यहाँ पे क्यों फेमस है कि ये जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत फेमस जगह है, गैरी और शिकागो। कभी पूछ दे, जैसे इंडियन मैप में पूछता नहीं, नेपा नगर किस लिए फेमस है, ठीक है, कोलार किस लिए फेमस है, या कोयनी किस लिए फेमस है, तो अगर गैरी और शिकागो दे दे तो आपको लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है ये जगह, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये हो गई हमारी इतनी सी जानकारी। अब देखिए आज हमने क्या क्या किया। देखिए हमने सबसे पहले किया आउटलाइन, आउटलाइन के बाद हमने की रेंजेस। ठीक है, रेंज सारी हमने कर ली। रेंज के बाद हमने किया उनकी पीक्स, उनकी चोटियाँ, किस रेंज पे कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। चोटी हमारी बसती हैं सिर्फ नदियाँ, जिसे हम कल करेंगे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और नई लोकेशंस हैं आपको तो मैप में ढूंढने में, वैसे भी आप थोड़ा सा इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको नाम अच्छे से याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम नदियाँ कौन कौन सी करेंगे, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसको चाहे तो आप, मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं, बाकी तो मैं कल इसको बताऊँगा। देखिए महत्वपूर्ण नदियों में है यूकॉन, फिर आ जाएंगे हम मैकेंजी पे। ठीक है, मैकेंजी नदी, चर्चिल, फिर हम नेल्सन करेंगे, चर्चिल, नेल्सन, सेंट लॉरेंस नदी, लॉरेंस, हडसन, कोलंबिया हो जाएगी, कोलंबिया, फ्रेजर नदी, फिर है मिसिसिपी, मिसिसिपी, इसी की सहायक नदी है मिसौरी और कोलोराडो। इतनी इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, इसके अलावा भी कई ढेर सारी नदियां हैं, तो इनका हम कल डिटेल में देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस ओशन में जाती है, उसका आर्थिक महत्व क्या है और उसका सामाजिक महत्व क्या है, और वहाँ पर क्या विस्तार हुआ है, कौन सी चीज़ मिलती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, किस महासागर में जाके गिरती है, कौन से इम्पोर्टेंट शहर के पास जाके गिरती है।
अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कल के सेशन में रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़